नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। अभी तक हम लोग ने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। इसी कड़ी में ये हमारा अगला वीडियो और ये 3rd चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेगा, जिसमें इकाई 2 हमें पढ़ना था और इकाई 2 के संदर्भ में हमें आर्थिक सुधार 1991 से आगे की कहानी को जानना है। पिछले वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजना की बात कर ली थी कि आर्थिक नियोजन किस प्रकार से देश में लागू किया गया और हर प्रत्येक 5-5 वर्ष पे जो था वो अलग अलग तरीके से आर्थिक नियोजन को बढ़ावा दिया गया पंचवर्षीय योजना के जरिए, जिसमें हमने ये भी देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि और सिंचाई पर संबंधित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर संबंधित ज़्यादातर था, तीसरा खाद्यान्न उद्योग दोनों पे था, चौथी जो थी वो कृषि और सिंचाई पे थी, पांचवी जो है वो जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण पे थी। उसी प्रकार से छठी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि उद्योग और ऊर्जा तीनों पे जो था वो उसका मेन मुख्य बिंदु था। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो ऊर्जा और खाद्यान्न पे थी। इसी बीच में हम लोगों ने देखा था कि 1961-66 जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, उसके बाद 3 साल जो 1966 से 69 के बीच, क्योंकि उसी दौरान हमें इंडो चाइना पाक जो था सो वॉर और फिर इंडिया पाक वॉर का भी हमें देखना पड़ा था और अकाल भी हुआ था, तो इस कारण एक प्लान हॉलीडे योजना अवकाश के रूप में सामने आया था। फिर उसी प्रकार से जब हम 1974-79 के बीच में जो इमरजेंसी वगैरह लागू हुआ था, तो उसके बाद जो अगली सरकार बन के आई थी उस दौरान जो था सो हमने रोलिंग प्लान को भी देखा था। तो इसी में हम आगे इस चीज़ को अब आगे लेकर के बढ़ेंगे कि पहले हम जान लेंगे कि आर्थिक सुधार कैसे 1991 में आया और फिर 1992 से कैसे हमारी जो पंचवर्षीय योजना 8वीं से पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना तक किस प्रकार से कौन कौन से मॉडल पर आधारित रही, हम उस पर भी एक विशेष और संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसी अध्याय में जो आर्थिक सुधार 1991 से आगे की बात जो बताता है, उसी में इस जो चैप्टर का नाम है वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। तो जब क्या हुआ कि जब हमारा 1991 का जो हमारा आर्थिक सुधार जो देखा जाता है वो कैसे, इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे इस क्षेत्र में पहुंचा कि हमें आर्थिक सुधार की ज़रूरत पड़ गई। तो इसमें जब आप इसकी कहानी को ये बताता है कि क्या हुआ था कि 1980 के दशक के में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमें वित्तीय संकट देखने को मिलता है, हमने वित्तीय संकट की सामना की। अब इसमें क्या हुआ कि जब वित्तीय संकट आ गया और हमारे पास उस तरह का कुछ नीति नहीं थी जिससे हम उस चीज़ को आगे लेकर के बढ़ते, तो उस स्थिति में क्या किया गया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य कर दिया गया। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी उस दौरान कि हमें अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान है, खास करके IMF हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब से जो था वो हमें कुछ ना कुछ किसी प्रकार से किसी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमें उधार लेने को बाध्य कर दिया गया। अच्छा, इसके दौरान क्या हुआ कि सरकार की जो विकास नीतियां थी, है ना, वो क्या हो गई कि वो जो थी उसकी आवश्यकता जरूरी हो गई, क्योंकि राजस्व कम हो गया। और अब जब राजस्व कम हो गया तो उससे क्या होगा कि बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, है ना, इन सब से क्या हुआ कि जो हमारा देश का राजस्व था उस पर एक भार पड़ गया, मतलब खर्च ज़्यादा होने लगी, कमाई कुछ हो नहीं रही थी। और इस कारण क्या हुआ कि हमें जो था वो आर्थिक स्थिति हमारे देश की थोड़ी सी डगमगा गई। अब ये डगमगाया क्यों, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमें इस तरह का जो था सो आर्थिक जो है सो संकट देखने को मिला। तो इसमें ये जो पैराग्राफ है ये सब वही बात करता है कि जो है आयात निर्यात का जो मॉडल चल रहा था और इस प्रकार का जो भी काम हो रहा था उसको लेकर के जो काम किया गया था। तो इसमें क्या किया गया कि हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ था कि लाइसेंसिंग प्रथा थी, समझे ना, लाइसेंसिंग राज इसका नाम दिया गया था। ये लाइसेंसिंग राज क्या होता था कि अगर कोई भी उद्योग खोलता है तो उससे पहले उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। आज भी लिया जाता है, बट उस समय हर चीज़ के लिए लाइसेंस लिया जाता था। किसी भी छोटे से छोटे उद्योग के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब क्योंकि
क्या था कि वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं था, तो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो थी वो बहुत जटिल थी और बहुत ज़्यादा समय लिया जाता था। उस क्षेत्र में क्या होता था कि स्वाभाविक सी बात है कि जो छोटे छोटे कंपनियां जो उजागर हो सकते थे, जो वृद्धि किया जा सकता था, वो वृद्धि नहीं कर पाए। अब जब वृद्धि नहीं कर पाए तो उस स्थिति में क्या देखा गया? उस स्थिति में ये देखा गया कि कुछ छोटे छोटे जो 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 मतलब अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे बड़े बड़े कंपनियां, वो जो था सो इस चीज़ पर अपना जो था जोर दिए जा रहे थे और आर्थिक जो था वो दोहन किया जा रहा था। उस स्थिति में क्या हुआ कि राजस्व की कमी हो गई। अच्छा, दूसरा चीज था कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, राजनीतिक अस्थिरता थी, है ना। दूसरा चीज ये हो गया था कि राजनीतिक अस्थिरता बहुत देखी गई थी। तो राजनीतिक अस्थिरता जो थी ये भी हमारे राजस्व को बहुत नुकसान पहुंचाया था, है ना। राजनीतिक अस्थिरता जो थी वो भी हमारे जो था वो आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद क्या हुआ कि एक और अगर हम कारक को उठा करके देखें तो उसमें यह होता है कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा था, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा वो नगण्य था। अर्थात हम compete ही नहीं कर रहे थे ग्लोबल वर्ल्ड से, है ना। हम जो थे वो ग्लोबल इकोनॉमी से compete ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास उस तरह की साधन ही नहीं थी, उस तरह का व्यवस्था ही नहीं था, तो वो हो नहीं पा रहा था। अच्छा, क्योंकि उस समय राजीव गांधी के सरकार के दौरान जो था वो कंप्यूटर जो था वो भारत में आ चुका था। अब कंप्यूटर जब आ चुका था तो उस दौरान क्या हो रहा था कि व्यवस्थाएं तो बन रही थी, है ना, लेकिन स्थिति ये हो रही थी कि हम उसका सही प्रकार से जो था वो कार्यान्वयन उसका नहीं किया जा रहा था। तो इस पर फिर क्या हुआ, क्योंकि सरकार जो था बदला, सरकार बदला तो फिर क्या हुआ कि आपको नरसिम्हा राव की सरकार आ गई। नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उस समय जो वित्त मंत्री थे हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, वो मनमोहन सिंह ने एक मॉडल निकाला। मनमोहन सिंह ने एक मॉडल निकाला। हमने पहले अंतर्राष्ट्रीय से मांगा, कर्ज मांगा कि भाई हमें इतना कर्ज दीजिए, इस प्रकार का ऋण दीजिए, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी WTO और IMF ने कि आप जो है सो पहले लाइसेंसिंग को हटाएंगे, है ना, बाकी जो है सो सारे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उन सबको, जो भी स्टार्टअप्स हैं उन सबको आप प्रोत्साहित करेंगे आगे आने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये किया गया। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया कि एक नीति निकाली, एक 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 मॉडल निकाला, एक सुधार निकाला, जिसका नाम दिया गया LPG। LPG अर्थात लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना। अब अच्छा, उससे क्या हुआ? इससे एक फायदा हमें यह देखने को मिलता है कि हमारा जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन जिसको पेमेंट बैलेंस कहते हैं, ये पेमेंट बैलेंस क्या है? जब हम स्टॉक एक्सचेंज और राजस्व वित्तीय पढ़ेंगे बजट के संदर्भ में भी, और जब ट्रेडिंग में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये भुगतान संतुलन क्या है ना। तो इन्होंने भुगतान संतुलन का जो था सो, उसमें जो थी सो समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसका जो था सो स्थिति को ठीक करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से बेसिकली LPG मॉडल को तैयार किया गया और भुगतान संतुलन को बैलेंस किया गया। जब भुगतान संतुलन बैलेंस हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो है वो विकास आगे बढ़ेगा। अब इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि ये जो आपका LPG है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो कैसे काम किया, किस किस प्रकार से हमें इस पर जो है सो देखने को मिला, हम उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले उदारीकरण की बात की गई। ये उदारीकरण क्या है ना। अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इसकी दो युक्तियां शामिल थी, है ना। आर्थिक सुधार की जो थी, आर्थिक सुधार की दो युक्तियां थी। दो युक्तियां कौन कौन थी? पहला था कि लोगों के, मतलब इसको कहते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण, है ना, इसको समष्टि अर्थशास्त्रीय ग्रोथ, अर्थशास्त्रीय ग्रोथ। इसमें क्या होता था? इसमें यह हुआ
कि जो था सो हम लोग लोगों को, है ना, इसके द्वारा क्या होता था कि लोगों के क्रय शक्ति को बढ़ाया गया, लोगों के क्रय शक्ति को बढ़ाया गया। अब क्योंकि जब क्रय शक्ति बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था जो है वो अपना गति पकड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम किसी चीज़ की खरीद कर पाएंगे। तो जब हमारे पास जब बैलेंस रहेगा, पैकेट में पैसा रहेगा, तभी तो हम जो है सो कुछ चीज़ को खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो क्या होगा, मार्केट में उस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो इससे क्या होगी कि अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी गति पकड़ेगी। ठीक है। और दूसरी जो युक्ति थी, वो दूसरी युक्ति थी संरचनात्मक सुधार। तो ये संरचनात्मक सुधार क्या है, तो संरचनात्मक सुधार ये है कि उत्पादन प्रक्रिया में बढ़ोतरी करना, उत्पादन प्रक्रिया में बढ़ोतरी। और जब उत्पादन क्रिया में बढ़ोतरी होगी तो उससे क्या होगा, आपूर्ति जो है वो बढ़ेगा, और जब आपूर्ति बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो क्रय शक्ति के द्वारा जो मांग की जा रही थी, इस मांग की पूर्ति होगी, और जब इसकी पूर्ति होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चलायमान हो जाएगी, चलने लगेगी। तो ये दो युक्तियां हो गई, एक तो समष्टि अर्थशास्त्रीय, है ना, इसमें बढ़ावा दिया गया किस प्रकार से, तो लोगों के क्रय शक्ति को बढ़ाया गया, और जब क्रय शक्ति बढ़ी, क्रेडिट जब उसका बढ़ा, पैसे आने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि मांग बढ़ा, और जब मांग बढ़ा तो संरचनात्मक सुधार पैरेलल किया गया। तो संरचनात्मक सुधार किस प्रकार से किया गया, तो उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाया गया, और जब उत्पादन प्रक्रिया बढ़ेगी तो उससे आपूर्ति बढ़ेगी, और जब आपूर्ति बढ़ी तो हमारा अर्थव्यवस्था चलायमान हो गया। तो क्या हुआ कि इस आर्थिक सुधार की 3 प्रक्रिया अपनाई गई, जो हमने पहले ही बताया है। ये आर्थिक सुधार की 3 प्रक्रिया हुई। ये 3 प्रक्रिया क्या थी, 3 प्रक्रिया थी निजीकरण, है ना, निजीकरण, दूसरा था उदारीकरण, और तीसरा था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इसी को अगर बहुत ही अच्छे ढंग से कहा जाए तो उदारीकरण एलपीजी लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, एंड वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण किस क्षेत्र में, है ना, तो ये कैसे किया गया, अब उस चीज को समझिए कि उदारीकरण कैसे किया गया, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिए, उदारीकरण का ही ये पैराग्राफ चल रहा है। इसमें क्या किया गया कि विदेशी निवेश संस्थान तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। तो सबसे पहला काम किया गया उदारीकरण के द्वारा कि जो सरकारी नियंत्रण और पाबंदियां थी विभिन्न व्यापार और उद्योग पर, उसको मुक्त कर दिया गया। मतलब कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो थी वो समाप्त कर दी गई। जब लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई, अच्छा, इसमें फिर 2 चीज किया गया। क्या किया गया, तो इस चीज को यहां पे हम देखेंगे कि उदारीकरण में 2 चीज क्या किया गया। तो उदारीकरण में पहला चीज ये किया गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे पहले से, है ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग था, उस पर क्या किया गया कि निजी उद्योग को, निजी क्षेत्र, है ना, को उन उद्योगों को चलाने की अनुमति दे दी गई। उन उद्योगों को चलाने की अनुमति दे दी गई। किन उद्योगों को, जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। मतलब आज के डेट में अगर हम समझें तो इसको जो पीएसयूज में जो कुछ कुछ आते हैं, जिसको आज के डेट में प्राइवेट के साथ शेयरिंग कर लिया गया है, वो काम इस क्षेत्र में किया गया कि अब क्या था कि जो सरकारी कंपनियां थी उसमें निजी भागीदारी भी शामिल हो गई। दूसरा क्या कर दिया गया कि नियमों को लचीला बनाया गया।
है ना। पहले बहुत वो जटिल प्रक्रिया होती थी, ये नहीं वो नहीं, तो लाइसेंसिंग में इतना का क्षेत्र लाइए तो आपको यहाँ से वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो पहले इतना कल पुर्जे दिखाइए, मशीन दिखाइए, इतना आपका वो होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, इस प्रकार के 10 तरह का वो नियम कानून जो होता था, उन सब का ये प्रक्रिया समाप्त करके और नियमों को जो था वो थोड़ा सा लचीला बना दिया गया, लचीला बना दिया गया। ये दो जो थे सो प्रमुख जो है बिंदु माने जाते हैं। अब इन सब को करने के लिए क्या किया गया, तो इन सब को करने के लिए ये किया गया कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ, ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ, दूसरा चीज ये हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ। और फिर कर में सुधार हुआ, पहले बहुत कर लिया जाता था, उस चीज पर अंकुश लगाया गया। और चौथा चीज क्या हुआ कि विदेशी व्यापार में भी सुधार हुआ, विदेशी व्यापार में सुधार हुआ, ठीक है। विदेशी व्यापार में कैसे सुधार हुआ, तो आयात निर्यात की जो थी प्रशुल्कों पर, जो उच्च प्रशुल्क थे उस पर उसको कम कर दिया गया, जो कड़े नियंत्रण थे उसको लचीला बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उदारीकरण का जो था वो प्रक्रिया को बढ़ाई गई, निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया, है ना, आयात लाइसेंस जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो अभी हमने आपको पहले बताया कि उस प्रकार से काम किया गया। अब इसी में हम जब ये मैं इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद मैं बात करूँगा कि उद्योग में नवरत्न महारत्न ये सब कैसे निर्धारित किए गए थे, वो उसी का जो है सो परिणाम आगे देखने को मिलता है। ये निजीकरण अगला जो टर्म आता है इसमें, लिबरलाइजेशन उदारीकरण के बाद वो है निजीकरण, जिसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या किया गया, इसमें उस जो हम उदारीकरण में बात क्या कर रहे थे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के किसी कंपनी को चलाने का ये इजाजत दी गई। निजीकरण में क्या किया गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जो स्वामित्व थे और जो नियंत्रण था, है ना, उनको निजी क्षेत्र के साथ पैच कर दिया गया। अर्थात इसमें यह हुआ कि सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कर दिया गया। जैसे अभी आप आज के डेट में सुनते होंगे कि रेलवे जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये निजीकरण का ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाएगा कि हम जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े। तो जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें उपाय क्या किए गए, तो उपाय ये किए गए कि इसके उपाय को मैं यहाँ बताता हूँ। उपाय क्या किए गए, उपाय हुआ पहला कि निजी विदेश विनियोग हो गया, निजी विदेश विनियोग हो गया। ये क्या हुआ, निजी विदेश विनियोग कहता है कि हम जो है वो जो हमारा जो जो भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अब धीरे धीरे compete करके बाहर भी जा सकती थी, और जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे देश में भी आकर के अपना इंडस्ट्रीज और जो भी कंपनी है उसको स्थापित कर सकती थी। दूसरा क्या हुआ, विनिवेश किया गया, है ना, इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, जिसको एफडीआई कहा जाता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई को भी इस तरह का अनुमति दे दी गई, और इस प्रकार से क्या हुआ कि निजीकरण को बढ़ावा मिला। निजीकरण को बढ़ावा देने का फायदा हमें यह देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे कंपनियां थीं जिन्हें बस एक राजस्व, एक आर्थिक सहायता की जरूरत थी, उसको वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया, और भारत में डिफरेंट कंपनियां जो थी वो आना शुरू हो गई, और इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारा निजीकरण का जो था वो बढ़ोतरी किया गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं वैश्वीकरण में। तो अब क्या हुआ कि जब हमारा देश जो है वो जब अंदर में ही अपना इस तरह का उत्पादन करना शुरू कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे बाहर के बाजार से compete करना शुरू करेंगे, और जब बाहर के बाजार से compete करना शुरू करेंगे तो वही हमारा वैश्वीकरण कहलाया गया। वैश्वीकरण में क्या हुआ, वैश्वीकरण में ये हुआ
कि जो बाहर की एमएनसीज थी उनका एकीकरण करके और भारत में विनिवेश के लिए बुलाया गया, विनिवेश के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो विनिवेश के लिए आमंत्रित किया, तो आमंत्रित करेगा तो उससे पहले कुछ उपाय तो करने होंगे ना, तभी तो कोई कंपनी या कोई व्यक्ति आएगा आपके देश में निवेश करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से क्या उपाय किए गए, तो उपाय ये किए गए कि सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन किया गया, रुपए का अवमूल्यन। ये अवमूल्यन क्या होता है अभी मैं आपको संक्षिप्त एक दे देता हूं, बाकी जब हम क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये अवमूल्यन होता क्या है। अवमूल्यन ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का अर्थ ये हो गया कि हम अपने पैसे के जो वैल्यूज है उसको हम कम कर देंगे, और कम कर देंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर निवेश करेंगे। दूसरा चीज क्या किया गया, रुपए को परिवर्तनशील बनाया गया। जब हमारी इकोनॉमी परिवर्तनशील नहीं रहेगी तो कैसे जो है वो कोई भी आपके देश में आकर के और आपके मुद्रा के द्वारा किसी चीज का निवेश किया जाएगा। हम फिर 12th में ही पढ़ेंगे, एक होता है सॉफ्ट, है ना, और एक होता है हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी और एक होता है हार्ड करेंसी। ये हम आगे क्लास 12 की जब एनसीईआरटीज है उसमें इस चीज पर चर्चा की जाई गई है, उस पर हम विशेष बात करेंगे कि ये सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी क्या होता है। फिलहाल ये समझिए कि रुपए की परिवर्तनशीलता को काम किया गया और अवमूल्यन का काम किया गया। तीसरा जो टर्म आता है वो है तटकर, है ना, एवं शुल्क में कमी। ठीक है, जो बढ़ाई जाती थी आयात निर्यात में उस प्रशुल्क को कम कर दिया गया। और क्योंकि स्वाभाविक है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बेच रहे हैं, अगर आप उसका जो है वो पैसा कहीं पे 10 रुपये फीस लेता है और वही ऑब्जेक्ट जो है वो कोई दूसरा आदमी अगर 5 रुपये का जो फीस लेता है तो 5 रुपये वाले फीस का ऑब्जेक्ट का ज़्यादा बिक्री होगा ना, क्योंकि वो आपका शुल्क तो कम कर लिया और आपका वही 10 रुपये का शुल्क लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि तटकर और शुल्क में कमी लाई, जिससे क्या हुआ कि लोग ज्यादा आकर्षित हुए, और जब ज्यादा आकर्षित हुए तो हमारा क्या हुआ कि वैश्वीकरण, वर्ल्ड इकोनॉमी जो था, ग्लोबल इकोनॉमी, उससे हम कंपीट कर पाए। और चौथा, जैसा कि बताया गया कि विदेशी विनियोग किया गया। विदेशी विनियोग का मतलब वही हुआ कि हमारी कंपनियां बाहर जा सकती थी और बाहर की कंपनियां हमारे देश में आकर के ये काम कर सकती थी। अब इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि ये WT था, उसका पहले नाम गैट था, है ना। ये क्या किया कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वस्तु सेवाओं के विनिमय को स्थान दिया गया। अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोल दिया गया, है ना। इसी में मोस्ट फेवर्ड नेशन आता है, जिसमें क्या होता है कि हम डिप्लोमेटिक रूप से उस पर जो है सो उसको बढ़ाते हैं, उसके अर्थव्यवस्था के साथ हम लोग पैचअप होते हैं, और कुछ ऐसे शुल्क होती हैं जो उन देशों को माफ़ कर दिया जाता है जो देश हमारे MFN, है ना, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन में लिस्टेड होते हैं। तो वो हम क्लास 12 वाले एनसीईआरटीज में जब बात आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जो था वो, इसका जो था वो प्रक्रिया शुरू की गई। अब इसको जब हम आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज करेंगे कि ये जो सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक समीक्षा है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सुधार की 3 पीढ़ियां की गई। सुधार की 3 पीढ़ियां हैं। कैसे कैसे, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में ही सब शुरू हो गया, ऐसा नहीं था। इसमें क्या हुआ कि अलग अलग पीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया, अर्थात अलग अलग स्टेज में इसका सुधार की प्रक्रिया की गई। पहली जो प्रक्रिया थी, पहली पीढ़ी 1991 से लेकर के 2000 तक में ये पहली पीढ़ी मानी गई। ठीक है, दूसरी पीढ़ी जो है वो 2000 से 1 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा पीढ़ी था वो 2002 के 10वीं पंचवर्षीय योजना जब आई उसके साथ इसको शुरुआत किया गया। तो ये पहला शुरुआत 1991 से 2000, दूसरा 2000 से 2001 के बीच में, और तीसरा 2002 के बीच में। तो ये जो था ये
सुधार की 3 पीढ़ियां मानी जाती है। इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है शेयर बाजार, है ना, शेयर बाजार में बढ़ोतरी हुई, प्रोत्साहन दिया गया, है ना, फिर फेरा, है ना, फिर बीमा, ठीक है, कर संबंधी, है ना, कर संबंधी जो था वो सुधार इसमें किए गए इत्यादि। ये पहली पीढ़ी थी, ठीक है। दूसरी पीढ़ी जो थी 2000 से 2000 के बीच में, ये क्या किया गया? इसमें ये हुआ कि श्रम कानून लाए गए, श्रम कानून लाए गए। दूसरा क्या हुआ कि जो मूल्य मूल्य जो था, मूल्य में आवश्यकता अनुसार कमी की गई, आवश्यकता अनुसार कमी, ठीक है। तीसरी जो थी उसमें क्या हुआ कि सरकारी कंपनियों का विनिवेश हो गया, सरकारी कंपनियों का विनिवेश, ठीक है। और जो 2002 का जो पीढ़ी माना जाता है उसमें क्या हुआ कि पंचायती संस्थान को मजबूत किया गया, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, तो वही मतलब विकेंद्रीकरण किया गया था बेसिकली। तो ये जो था वो एक जो पंचायती संस्थान को ज़्यादातर इस जो 2002 का जो सुधार हुआ उसमें ये देखने को मिलता है कि पंचायती संस्थान को ज़्यादा मजबूती दी गई। तो ये समीक्षा इसी चीज़ पे थी। इसमें फिर क्या हुआ कि जिस प्रकार से जब नियम कानून कम किए गए तो क्या हुआ कि रोजगार बढ़ेगा, समृद्धि हुई, है ना, कृषि में सुधार किया गया। वो हम अभी सब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे किस चीज़ पे काम किया गया था। उद्योगों में सुधार किया गया था, कैसे किया गया था उस पर भी हम अभी चर्चा करते हैं। ये विशेष इसी पर हुआ था, सुधार और राजकोषीय नीतियाँ को बढ़ाया गया था। और इस प्रकार से निष्कर्ष हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर 3 की समाप्ति हो जाती है। तो इसको ये जो अभी जो समीक्षा की गई थी उसका हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देते हैं कि ये किया क्या गया था। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना हो गई थी उसके बाद को बढ़ाते हैं कि कैसे जब 1991 के बाद सुधार किया गया तो कैसे इस पे और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो ईयर था वो था 1992 से 97 का, ठीक है। और इसका जो मॉडल था इसको हम लोग जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कहते हैं, ठीक है। और ये किस पे आधारित था? ये मानव संसाधन पे आधारित था, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब हम सुधार कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज को हम उदारीकरण पे लाए हैं तो जो मानव संसाधन है, क्योंकि उसके बिना तो अर्थव्यवस्था चलेगी ही नहीं, तो मानव संसाधन पे हमें ज़्यादा जोर देना था। जो शिक्षा है ना, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब के जरिए हम मानव संसाधन का विकास कर सकते थे। तो मानव संसाधन पे ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई, वो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1997 से 2002 तक चली, 1997 से 2002 तक चली। तो ये इसमें क्या था? अगेन आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। आगत निर्गत मॉडल ये चला, और जब ये चला तो ये क्या किया गया? सामाजिक न्याय, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब रोजगार अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ लोग कौशल शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगी? समाज में असमानताएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अर्थात किसी के पास पैसा अधिक होगा, किसी के पास पैसा नहीं होगा। तो ये अमीर गरीब का भेदभाव जो है वो अंतर यहाँ देखने को मिलता है। और जब अंतर देखने को मिलेगा तो सरकार का सबसे पहला क्या होता है प्रमुख उद्देश्य? कि सामाजिक न्याय पे जोर देना।
तो ये पहला। उसी प्रकार से क्योंकि जब बढ़ रहा है, जब सारे लोग रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं का भी क्या योगदान होना चाहिए, महिलाओं का विकास क्या होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना होगा। तो वो भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे मुद्दों को इसमें उठा करके इस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो सामाजिक न्याय हो गया, ग्राम विकास हो गया। मैंने बताया ही था कि 2002 का जो तीसरी पीढ़ी शुरू हुई थी वो पंचायती राज पे ज़्यादा संबंधित था, पंचायती संस्थान को बढ़ाया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था अर्थव्यवस्था का। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो ग्राम विकास था उस पर भी ध्यान दिया गया और रोजगार पर तो ध्यान दिया ही जा रहा था। तो इस प्रकार से जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो इस पर निर्भर थी। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्या था, ये 2002 से 2007 तक चला, है ना। और इसका जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था, योजना आयोग का जो पत्र दिया गया था वो उसी पर ये आधारित था, है ना। योजना आयोग का रिपोर्ट कहिए, ये योजना आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली उसी के आधार पर जो था ये 2002 से 2007 के बीच की 10वीं पंचवर्षीय योजना उस पर निर्धारित थी। तो इसमें क्या किया गया, रोजगार तो चला ही, इस पे तो लोग ध्यान ही दे रहे थे रोजगार पे। उसके बाद ऊर्जा पे भी इसका सुधार किया गया, ऊर्जा पे भी कुछ सुधार किए गए, है ना। पर्यावरणीय मुद्दा उठा तो उस पर भी लोग इस चीज पर कल्पना करना शुरू किए। सामाजिक अवसंरचना के बढ़ावा किया गया, है ना, सामाजिक अवसंरचना का विकास हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखने को मिलता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो क्या था, अगेन 2007 से 12 तक का ये था, है ना। और ये अगेन योजना आयोग का ही रिपोर्ट था, बेसिकली योजना आयोग की रिपोर्ट पर ही आधारित था। इसमें क्या किया गया था कि जो है सो समृद्धि की बात की गई थी, मतलब सभी प्रकार के वृद्धि, सभी प्रकार के विकास की बात की गई थी ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना वो 2012 से 2017 तक चली, है ना। उसके बाद इसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। तो ये क्या था, ये भी अगेन योजना आयोग का रिपोर्ट ही था। और ये किस क्षेत्र पे था, ये त्वरित संपोषणीय समृद्धि की बात करता है ना, संपोषणीय समृद्धि की बात करता है। अब ये तो था कि किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे काम हुआ। अब हम थोड़ा सा उपलब्धियों को देख लेते हैं कि कैसे उपलब्धियां की गई थी, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें मानव संसाधन पे काम किया गया था। तो जब मानव संसाधन पे काम किया गया था तो उससे क्या हुआ कि 1995 से ये जो था वो WTO का सदस्य बना भारत, ठीक है। और उसी में क्या हुआ कि 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में दो चीज हुआ, एक तो WTO का सदस्य बन गया 1 जनवरी 1995 को, है ना, 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य, ठीक है। और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या विकास देखा गया उस पर भी हम बात करेंगे। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर विकास क्या हुआ, उस पर विकास ये हुआ कि आत्मनिर्भरता पे ज्यादा ध्यान दिया गया, आत्मनिर्भरता पे ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब कि हम अब अपना प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, इस पर विचार करने की कोशिश की गई, है ना। तो विशेष बल इसी पर दिया गया था, आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था। बाकी रोजगार वगैरह तो चल ही रहे थे, बट इस पर भी विशेष बल दिया गया था। इसके बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हमारा जो था वो गरीबी, कृषि इत्यादि में सुधार देखा गया,
इत्यादि में सुधार देखा गया। ठीक है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, है ना, वो क्या हुआ कि अगेन समृद्धि दर की प्राप्ति हुई। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो क्या हुआ कि समावेशी विकास देखने को हमें मिलता है। हम एक नीति आयोग और आर्थिक सुधार जो ये आपका योजना आयोग था, इन दोनों पे हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे क्यों योजना आयोग की जो प्रासंगिकता नहीं थी, प्रासंगिकता समाप्त हो रही थी, और किस प्रकार से नीति आयोग उसको रिप्लेसमेंट करता है, और नीति आयोग का क्या अपना एक स्थान है आज के डेट में, उस चीज़ पर भी हमारी बात होगी। तो ये हमारा हो गया ये पूरे जो पंचवर्षीय योजना थी, 12 पंचवर्षीय योजना, उस पर हमने बात कर लिया है कि किस प्रकार से सुधार के बाद इस तरह का काम किया गया था। अब क्योंकि हमने पीछे ही बताया था कि जब वो उद्योग में किस प्रकार से सुधार देखा गया और कैसे उद्योग में बढ़ोतरी की गई, उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम उद्योग पे थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, उद्योग में क्या था कि पहला जो एक नीति था, औद्योगिक नीति जो था, वो 1948 से चला आ रहा था, है ना। औद्योगिक नीति 1948, ठीक है। ये क्या था, इसको पहली औद्योगिक नीति भी कहते हैं, है ना। इसको लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। और इसे हम पहली औद्योगिक नीति भी कहते हैं, पहली औद्योगिक नीति, ठीक है, पहली औद्योगिक नीति इसे कहते हैं। अब ये क्या होता था, इसने एक प्रस्ताव रखा था। ये प्रस्ताव क्या था? ये प्रस्ताव था कि मिश्रित और है ना नियंत्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये 1948 की बात हो रही है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, ठीक है। तो फिर इसमें सुधार कुछ देखने को मिलता है। तो फिर हम दूसरा औद्योगिक नीति देखते हैं, जो कि औद्योगिक नीति 1956 की बात करता है। औद्योगिक नीति 1956 की बात करता है ना। इसमें क्या हुआ कि उद्योग को 3 भाग में बांटा गया। उद्योग को 3 भाग में बांटा गया। किसमें? एक सार्वजनिक, ठीक है, एक निजी, और तीसरा संयुक्त। तो 3 प्रकार के उद्योग में इसे बांटा गया, ठीक है। अब क्या होता था कि इसमें एक प्रावधान ये किया गया था कि सरकार जो था वो किसी भी वर्ग में, है ना, उद्योग जो है उसकी स्थापना कर सकती थी। उद्योगपतियों को अपने लिए सुरक्षित क्षेत्र में उद्योग विशेष की स्थापना की अनुमति दी गई थी, है ना। और इस नीति का उद्देश्य क्या था? समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना, है ना, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ये औद्योगिक नीति 1956 कहता है क्या? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इस पे ये बात करता है। इसी में क्या हुआ था कि वो उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 को था, उसी को उसको प्रतिस्थापित करता है, और उसमें 1956 को लाया गया था, जो औद्योगिक नीति 1956 के नाम से विख्यात है। इसके बाद क्या हुआ? 1991 का सुधार हुआ, है ना। तो औद्योगिक नीति 1991। अब यहाँ पे जो था वो जितने भी ये सब पीछे प्रक्रिया चल रही थी, लाइसेंसिंग वगैरह, ये सब वो सब फिर जो था इसका काम किया गया था। और देखिए, ये जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी ना, वो यहीं से शुरुआत हुई। जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी ना, यही थी लाइसेंसिंग, यही लाइसेंसिंग थी। इसको इस जो औद्योगिक नीति 1956 आया, इसमें और इसे जटिल बना दिया गया। लेकिन 1991 का जो सुधार हुआ, उसमें ये सबसे बड़ा चीज हुआ कि लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उदारवादी जो था सो कदम उठाए गए थे, ताकि इससे बेरोजगारी, है ना, महंगाई दर, भुगतान संतुलन आदि पर जो है वो एक हम कंट्रोल कर सकें, और उस पे हम काम कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, पहला जो काम किया गया, पहला काम वो क्या किया गया? लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया। लाइसेंसिंग को
समाप्त किया गया। लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, सबको नहीं, लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया। अपवाद में कौन कौन है? अपवाद में अगर हम रख दें इसको कि कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पे लाइसेंसिंग की जरूरत थी, तो वो जो था वो आपका आ जाता है तंबाकू, ठीक है, शराब, खतरनाक रसायन, ठीक है, औद्योगिक विस्फोट, औद्योगिक विस्फोट और रक्षा उत्पाद, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वही रक्षा से संबंधित, और एरोस्पेस। एरोस्पेस मतलब कि जो रक्षा से संबंधित उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस हैं, इनका, औद्योगिक विस्फोट दूसरा, खतरनाक रसायन तीसरा, शराब और तंबाकू, इन पांचों को छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों पर लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। बाकी इन पर लाइसेंसिंग को अभी भी जारी रखा गया है। अब धीरे धीरे उस पर भी बात हो रही है कि कैसे, जैसे रक्षा के क्षेत्र में कैसे हम प्राइवेट को घुसाएं, बट उसमें अभी टाइम है, कुछ कुछ काम हो रहा है, कुछ कुछ जो है सो अभी भी पीएसयूज के अंतर्गत में ही होता है, तो वो उस चीज पर काम किया गया था। फिर क्या किया गया था कि उद्योग जो थे, जो जो कहा जाता ना कि सरकार अपना जो था वो स्वामित्व छोड़ रही थी, है ना, तो वो दो दो मतलब इस प्रकार से काम किए गए। जो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि उन उद्योगों पे अपना स्वामित्व को छोड़ रही थी, तो इससे क्या हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला था। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, सभी पर अपना निजी जो अधिकार था सरकार का उसको तो हटा रही थी। यह हमको देखने को मिलता है जब 2014 से रेल प्राइवेट होना शुरू हुआ, ये इसी का भाग है ना, ये यही औद्योगिक नीति 1991 का ही भाग है, जो 1914 से हमारा रेल जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा। लेकिन कुछ कुछ जो ऐसे उद्योग थे जिन पर अभी भी सरकार जो है वो आरक्षित रखती है, अभी भी उसका आईपीओ शेयर को समाप्त नहीं की है, इसमें भी अपवाद थे। वो दो अपवाद कौन है? पहला है परमाणु ऊर्जा उद्योग और दूसरा है निर्माण। आज भी इस चीज को आप देखते ही होंगे, जैसे रेल में भी जब ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो निर्माण, प्रचालन, रखरखाव, है ना, को छोड़कर, मतलब रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, आज इस पर लोग विवाद खड़ा करते हैं, बट ये पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। निर्माण, प्रचालन, रखरखाव को छोड़ करके बाकी जो सुविधाएं हैं वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। तो ये जो था वो दूसरा एक बिंदु माना जाता है लाइसेंस, वो औद्योगिक नीति 1991 का। तीसरा जो बिंदु है, तीसरा बिंदु क्या कहता है? एमआरटीपी परिसंपत्ति की सीमा, है ना, एमआरटीपी परिसंपत्ति की सीमा, परिसंपत्ति की सीमा निर्धारण करता है ना। इसका निर्धारण किसने किया था? तो राघवन समिति के द्वारा, राघवन समिति के द्वारा इसे समाप्त करने का आग्रह किया गया था। राघवन समिति कब हुआ था? ये 2000 में। अब ये एमआरटीपी जब समाप्त हुआ तो इसी पर जो था वो 2003 में क्या लाया गया? सीसीआई लाया गया, अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सीसीआई का उद्देश्य क्या है? तो सीसीआई का उद्देश्य है कि जो प्रतिस्पर्धा में जो बाधक गतिविधियां हैं, बाधक गतिविधियों को समाप्त करना, बाधक गतिविधियों की समाप्ति, गतिविधियों की
समाप्ति। ठीक है, और क्या इसका एक वो हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, जो कंज्यूमर राइट्स में हम देखे हैं पिछली वीडियो में, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की गई। ठीक है, और जो तीसरा था, और भी बहुत सारे थे बट मुख्यतः यही पॉइंट्स आते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो बताता है कि सीसीआई का मुख्य जो है वो काम क्या है और उद्देश्य क्या था। चौथा जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट कहता है कि विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन किया गया। विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन व प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये जो था वो कैसे इसको प्रोत्साहन किया गया, है ना। तो इसमें क्या किया गया था कि बिना सरकार की अनुमति के स्वतः अनुमोदन की सुविधा प्रदान की गई। स्वतः अनुमोदन की सुविधा प्रदान की गई। अनुमोदन की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, तो ये अनुमति दे दिया गया बिना मतलब कुछ ही क्षेत्र में निवेश के आधार पर कुछ ऐसे उद्योग थे जहां पे बिना सरकार की अनुमति लिए हुए जो था वो स्वतः अनुमोदन की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं कि कैसे उसका जो था दुरुपयोग किया गया, जो आगे फिर बात होगी उस चीज पे। बट इसमें यह किया गया था कि प्रोत्साहन विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी का किया गया था। इस पे भी प्रबंध कुछ जो था सो प्रतिबंध लगाए गए थे। अपवाद के रूप में हम ले सकते हैं लॉटरी, है ना। फिर आपका हो जाएगा रिटेल ट्रेडिंग। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, इन सब पे विदेशी निवेश नहीं हो सकता है ना। और जुआ और सट्टा, इन सभी को छोड़ करके बाकी सभी पर जो था वो विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन किया जा सकता था। ठीक है, अब आते हैं हम अगला जो इसका पॉइंट है वो है आपका फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन। तो ये कब हुआ? ये हुआ 2000 से 2001 के बीच में जो था वो फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन किया गया था, है ना। और फेमा और फेरा क्या है ये हम समझेंगे जब शेयर का हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, जो क्लास 12th में है, तब हम बताएंगे कि ये फेमा और फेरा कैसे काम करता है। तो देखिए इस चीज को समझिए, ये जो जितना भी हम आपको अभी बता रहे हैं ये जो था वो वैश्वीकरण को भी जोड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन को भी कर रहा है और लिबरलाइजेशन को भी बढ़ावा दे रहा है ना। अब इसी में क्या होता है कि जो भारत के जो उद्योग थे, तो उद्योग को फिर क्या किया गया कि कुछ कुछ श्रेणियों में बांटा गया। तो भारत के जो उद्योग हैं उनको कुछ श्रेणियों में बांटा गया। पहला धातुकर्मी, ठीक है, इसमें आप जो होता है ना वो आयरन स्टील इंडस्ट्री जितने होते हैं, आयरन स्टील, ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जितने भी होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। जो धातु से संबंधित उद्योग है वो धातुकर्मी उद्योग कहलाता है। दूसरा जो है वो उसको क्या कहते हैं? रसायन उद्योग कहते हैं। रसायन उद्योग, तो रसायन उद्योग में क्या आ जाएगा? उर्वरक आ जाएगा, औषधि आ जाएगा, है ना। तो ये सब जितने भी हैं वो आपके रसायन उद्योग कहलाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है वस्त्र उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग।
तो वस्त्र उद्योग में क्या आएगा, जितने भी प्रकार के वस्त्र हैं, जैसे सूती हो गया, ऊनी हो गया, है ना, इस प्रकार के जितने भी वस्त्र हैं ये सारे किस में आएंगे, ये सारे वस्त्र उद्योग में आएंगे। चौथा जो है वो आपका है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग उद्योग में क्या आ जाएगा, जैसे वायुयान हो गया, है ना, विद्युत हो गया, हल्के भारी हल्के मशीन हो गया, ये सारे जितने हैं भारी हल्के मशीन, ये सभी जो हैं वो किस में आते हैं, इंजीनियरिंग उद्योग में आते हैं। चौथा जो आता है, पांचवा जो है वो है आपका परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण, ठीक है। तो परिवहन उपकरण उद्योग में क्या आ जाएगा, जैसे लोकोमोटिव, ठीक है, ऑटोमोबाइल इत्यादि। तो ये जितने भी हैं ये सारे परिवहन उपकरण में आते हैं। अगला जो है वो क्या है, वन उत्पाद आधारित उद्योग। वन उत्पाद आधारित उद्योग, तो वन उत्पाद आधारित उद्योग में क्या आ जाएगा, जैसे माचिस, है ना, कागज आदि, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, खाद्य उद्योग। खाद्य उद्योग, तो खाद्य उद्योग में क्या क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा चीनी, आटा इत्यादि। जो जितने जो पैकेट में हम आटा देखते हैं फॉर्चून का और आशीर्वाद का, ये सब क्या है, ये सब खाद्य उद्योग के घटक माने जाते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो वाले जो उद्योग हैं वो किस में आ जाएंगे, आईसीटी, ये किस में आएंगे, ये इसका एक अलग उद्योग है जिसमें आप संचार उद्योग से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो एयरटेल है ना, आपका रिलायंस है, जियो है ना, तो ये जितने भी हैं ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में आ जाएंगे। और अन्य उद्योग अगर हम ले लें, और भी छोटे छोटे उद्योग जब है, तो अन्य उद्योग में क्या आ जाएगा, तो अन्य उद्योग में हम पर्यटन उद्योग और भी छोटे छोटे उद्योग हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उद्योग के प्रकार हो गए जो भारत में निर्धारित हैं। अब क्योंकि जब लाइसेंसिंग प्रक्रिया जब हुई, सुधार वगैरह जब किया गया, इस तरीके से काम जब किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि हमने इंडस्ट्रीज को 3 भाग में बांटा, जिसको हमने पहले को कहा मिनी रत्न, दूसरा कहलाया नवरत्न और तीसरा कहलाया महारत्न। मिनी रत्न क्या है ना, तो मिनी रत्न ये होता है कि जो छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं, है ना, जो सरकार ने जो क्या था शुरू में 8 उद्यमों को इसका दर्जा दिया था, 8 उद्यमों को इसका दर्जा दिया था, ठीक है, इसका दर्जा दिया था। नवरत्न क्या होते हैं, तो नवरत्न वो हो गया कि जो 1997 से, है ना, 1997 से महारत्न योजना की शुरुआत की गई थी। 1997 से महारत्न योजना की शुरुआत की गई थी, तो उसमें क्या हुआ कि नवरत्न को भी शामिल किया गया था। तो महारत्न नवरत्न जो है सो इस प्रकार से होता, और महारत्न जो था इसमें जो है वो नवरत्न का दर्जा किसे दिया जाता था कि 1000 करोड़ रुपए का विनिवेश हो तो वो जो है वो नवरत्न हो जाएगा। और महारत्न का क्या हो जाता है, 5000 करोड़ का विनिवेश हो तो वो महारत्न हो जाता है। विनिवेश हो तो वो महारत्न कंपनी कहलाती हैं। महारत्न कंपनी में किसका नाम आ जाएगा, तो भेल का आ जाएगा, गेल का आ जाएगा, है ना, तो ये सब जो है वो महारत्न कंपनियां हैं। और जो हम मिनी रत्न कंपनी की बात करेंगे तो मिनी रत्न कंपनी में जो थे वो 8 आते थे। और जैसे कुछ के अगर नाम हम देखेंगे तो
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, है ना। फिर आपका ये हो जाएगा नेशनल हाइड्रोलिक पावर प्लांट, है ना, पावर कॉरपोरेशन। तो ये सब सारे जो हैं वो क्या है, मिनी रत्न आ जाते हैं। और नवरत्न कंपनियां में अगर हम नाम लेंगे तो बेल है ना, फिर MTNL है। तो ये सब सारे जितने कंपनियां हैं वो नवरत्न हो गए। भेल गेल क्या हो गए, महारत्न हो गए। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या NHPC जो है वो क्या हो गया, मिनी रत्न हो गया, है ना। अब फिर क्या हुआ कि इसमें फिर विशेष विशेष प्रकार के बात की गई थी। और इसी में फिर हम आगे जब चलेंगे तो राष्ट्रीय निवेश कोष की बात करता है ना। उद्योग के ही क्षेत्र से बात हुई थी, राष्ट्रीय निवेश कोष। तो राष्ट्रीय निवेश कोष जो है इसकी स्थापना, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005 में की गई थी। और यहीं से जो था वो क्या हुआ था कि इसी का जब जो है सो फिर लघु और कुटीर उद्योग का बढ़ावा मिला, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है इससे। और इसमें फिर क्या था कि इसमें एक डिवीज़न किया गया। वो डिवीज़न क्या था, MSMEs, है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम। ये जब हम क्लास 12 की NCERT पढ़ेंगे तो फिर से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें सूक्ष्म उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है और मध्यम उद्योग क्या है। वो जब हम शेयर की बात करेंगे उसमें हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम क्या होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ आपने देखा कि कैसे हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को समझे, कि कैसे कैसे जो था सो लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया, लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया, FDI को बढ़ाया गया, है ना, क्रय शक्ति को बढ़ाया गया, क्रय शक्ति को बढ़ाया गया और इकोनॉमी को चलायमान रखा गया, अर्थव्यवस्था को चलायमान, अर्थव्यवस्था को चलायमान रखा गया। ये इस पे चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हमारा NCERT का 3rd चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें आप लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में जाना। और साथ ही साथ आपने बाकी जो पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में जाना। साथ में हमने औद्योगिक नीतियां किस प्रकार से चली, कैसे जो था वो भारत में उद्योग का विकास हुआ, उस पर हम एक संक्षिप्त चर्चा पर आधारित हुए हैं। आगे भी इस पर हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि उद्योग पर कैसे क्या डिसीजन लिया जाता है, कैसे हम किसी उद्योग को इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में लाते हैं, कैसे हम जो है सो महारत्न, नवरत्न और जो आपके नवरत्न और महारत्न की बात होती है वो कैसे इस पर आधारित होता है, हम इस सब की भी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम, और इस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।